मूवी की शुरुआत अंटार्कटिक समुद्र में होती है, जो सर्दियों का मौसम है। एक बहुत बड़ा जहाज बर्फीले समंदर में फंसा हुआ है। कप्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस जहाज और सभी पैसेंजर को सुरक्षित बाहर निकाल सके, लेकिन ठंड बहुत बढ़ती जा रही थी और यहाँ जिंदा रहना लगभग इम्पॉसिबल था। उसी बर्फीली तूफानी रात में कप्तान को एक आदमी की चीख सुनाई देती है। वह आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। कप्तान अपने क्रू के साथ वहाँ पहुंचा। आदमी ने कहा, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो या मार डालो, मुझे यहाँ तड़पने के लिए मत छोड़ो। कप्तान उसे जहाज के अंदर ले आया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक मॉन्स्टर जहाज पर आ गया। वह मॉन्स्टर असल में उस आदमी के पीछे था और वह आदमी उसी से बचने के लिए मदद मांग रहा था। इस समय इस मॉन्स्टर की भयानक लंबी आर्म दिखाई जाती है और जैसे ही यह राक्षस आता है, यह जहाज के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। हर कोई उससे लड़ता है, लेकिन कोई नहीं जीत पाता। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर एक सिपाही ने एक शक्तिशाली मिनी रॉकेट गन से उस पर हमला किया, लेकिन राक्षस उससे मरा नहीं, बस जहाज से नीचे गिर गया। उस समय यह राक्षस उनके जहाज को जोर से हिलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जहाज के अंदर बहुत तबाही मच गई और उनकी जान भी खतरे में आ गई। यह देखकर कप्तान ने राक्षस के पास जमी बर्फ पर किसी मजबूत चीज से वार किया, जिससे उसके आसपास की बर्फ टूट गई और वह राक्षस उस ठंडे बर्फीले पानी में दफन हो गया। इन लोगों को लगा कि राक्षस अब मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर, अब सुबह हो चुकी थी। कप्तान उस आदमी के पास आता है जिसे रात में बचाया था और वह पूछता है, यह राक्षस तुम्हारे पीछे कैसे आया? यह सवाल सुनते ही वह आदमी अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। दृश्य अतीत में चले जाते हैं। हम उस आदमी विक्टर का बचपन देखते हैं, जब वह 12 साल का था। विक्टर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का बेटा था और उसके पिता चाहते थे कि विक्टर एक वैज्ञानिक और साथ ही एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने। खुद की और अपने पिता की बहुत मेहनत के बाद विक्टर बहुत कम उम्र में वैज्ञानिक बन गया, लेकिन उसकी साइंस किसी काम की नहीं रही। जब विक्टर ने देखा कि वह अपनी माँ को नहीं बचा पाया, वह अपने पिता पर गुस्सा हुआ कि इस साइंस का क्या फायदा, जिसकी वजह से हम अपनी माँ को नहीं बचा पाए। उसके पिता उसे समझाते हैं कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे वश में नहीं है और यहीं से विक्टर की जिंदगी की एक नई सफर शुरू होती है। उसने फैसला किया कि वह जरूर कोई तरीका ढूंढेगा जिससे वह मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सके। वह एक ऐसा फॉर्मूला या तकनीक जरूर ढूंढेगा जो उसके पिता नहीं जानते। सीन कटने के बाद हमें फिर से वर्तमान का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वह राक्षस जो पानी में दबा था, वह पानी से फिर से बाहर आ जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतने ठंडे पानी में होने के बावजूद भी उसे जुकाम तक नहीं हुआ। उसे दिखाने के बाद दृश्य फिर से अतीत में चले जाते हैं, जहां विक्टर अपनी कहानी बता रहा था। विक्टर अपनी सोच पर काम करता रहा और इंसानों को जिंदा करने के तरीके खोजता रहा। साल बीतते गए। जब विक्टर 30 साल का हुआ, तब आखिरकार उसे बिजली के इस्तेमाल से इंसानी अंगों के जरिए इंसानों को जिंदा करने का तरीका मिल गया। उसने अपने प्रयोग को लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक मीटिंग रखी। वहां उसने सबको दिखाया कि उसने एक मशीन के जरिए आधे इंसान को जिंदा कर दिया था। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि विक्टर इस तरह इंसान को जिंदा करके भगवान को चुनौती दे रहा है और खुद को भगवान मान रहा है। वे विक्टर को बुरा भला कहने लगे और तुरंत उसे यह प्रयोग रोकने के लिए कहा, लेकिन विक्टर ने प्रयोग नहीं रोका और उसने अपने बनाए हुए ह्यूमनॉइड की तरफ एक गेंद फेंकी। उस एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ने वह गेंद पकड़ी और बोलती भी है। यह देखकर सब डर जाते हैं और तुरंत विक्टर को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। कोई भी उसके प्रयोग में पैसे लगाने को तैयार नहीं था। उस समय विक्टर वहां से चला जाता है और उसका प्राणी दर्द में तड़पता रहता है। कुछ लोग उसकी रिसर्च और कामयाबी से मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर लोगों को विक्टर की रिसर्च के बारे में पता चला तो कोई इंसान मरेगा नहीं और यह दुनिया और इंसानों से भर जाएगी। दुखी विक्टर चला जाता है। फिर उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का फोन आता है। दरअसल समस्या यह थी कि इस बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा, बहुत व्यापार था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत छोटी थी। सालों से वह अपनी बीमारी ठीक करने और अपनी जिंदगी बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहा था और अब विक्टर को देखकर, उसके प्रयोग के बारे में जानकर उसे भी उम्मीद जगी कि वह अपनी जिंदगी जी सकता है। वह बिजनेसमैन विक्टर से कहता है, तुम्हें जो पैसा चाहिए, जो सामान चाहिए, दुनिया का जो कोना चाहिए, मैं तुम्हें सब दूंगा। तुम अपनी लैब बनाओ और अपना प्रयोग पूरा करो ताकि तुम मेरी जान बचा सको। विक्टर बहुत खुश होता है। वह अपने भाई विलियम के घर उसे खुशखबरी देने जाता है कि वह अपनी खुद की लैब बनाने जा रहा है। उसका भाई भी उसकी कामयाबी से खुश होता है और यहाँ विक्टर की मुलाकात
एलिजाबेथ से होती है, जो विलियम की पत्नी है। वह विक्टर को समझाती है कि साइंस और भगवान के बीच एक रेखा है। तुम साइंस के जरिए अपना प्रयोग तो पूरा करो, लेकिन खुद को कभी भगवान मत समझना। विक्टर एक दूर जगह चला जाता है जहाँ कोई उसके प्रयोग के बारे में नहीं जानता। वह धीरे धीरे उस हवेली को अपनी लैब में बदल देता है और वह 2 बड़े चांदी के एंटीना भी लगवाता है। वह जानता था कि एक पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होगी और इतनी बिजली कोई बना नहीं सकता था, और पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए उसने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने की सोची। और ये चांदी के एंटीना सौर ऊर्जा को इकट्ठा करके उसके प्रयोग को पूरा करेंगे और उसके बनाए हुए इंसान को जिंदा करेंगे। सही अंग ढूंढने के लिए विक्टर हर एक लाश को काटता था। इस मानवाकृति में उसने किसी की आंखें तो किसी की नाक लगाई। आखिरकार जब वह इस पूरे शरीर को अपनी तरफ से पूरा कर देता है तो उसका नाम फ्रैंकनस्टीन रखता है। वह इस शरीर के दिल को एक पावर मशीन से जोड़ता है जो बिजली के जरिए उसके दिल को जिंदा करती है। शरीर बनाने के बाद उसे बस इंतजार करना था कि कब एक थंडरबोल्ट गिरेगी। जब आकाशीय बिजली उसके चांदी के एंटीना पर पड़ी और उन एंटीना ने इस मानवाकृति को जिंदा कर दिया। एक दिन वही तूफान आता है। विक्टर सोचता है कि आज उसका प्रयोग पूरा हो जाएगा, और उसी दिन जिस बिजनेसमैन ने यह पूरा प्रयोग करवाया था वह विक्टर के पास आता है। विक्टर उससे पूछता है, देखो आज प्रयोग पूरा हो जाएगा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वह आदमी कहता है, और क्या चाहिए होगा, बस यही चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो तुम मुझे भी इस शरीर की तरह जिंदा कर दो, और अगर मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो मेरे दिल और दिमाग को इस शरीर में डाल दो। यह सुनकर विक्टर कहता है, नहीं, मैं अपने इस शरीर के साथ अब और छेड़छाड़ नहीं करूंगा। यह सुनकर बिजनेसमैन को गुस्सा आता है और दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। ऐसी लड़ाई में वह बिजनेसमैन भी नीचे गिरकर मारा जाता है। आकाशीय बिजली उन टावरों पर भी गिरती है जो विक्टर ने बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी विक्टर देखता है कि उसका प्रयोग असफल रहा। वह मानवाकृति यानी फ्रैंकनस्टीन जिंदा नहीं हुआ। विक्टर अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी, इसलिए वह थककर सो जाता है। जब वह सुबह उठता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फ्रैंकनस्टीन चल सकता था। वह उसकी आंखों के सामने खड़ा था। रस्सियों में बंधे अपने प्राणी को देखकर वह डर जाता है। उसकी चाल बहुत अजीब थी। जाहिर है वह कोई सामान्य इंसान नहीं था। रस्सियों में बंधे प्राणी की चाल ऐसी ही होती है। वैसे भी उसके शरीर का हर हिस्सा किसी और व्यक्ति का था। छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा यह प्राणी बहुत डरावना लग रहा था। विक्टर खुद फ्रैंकनस्टीन से बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने फ्रैंकनस्टीन को एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। विक्टर ने ध्यान दिया कि इस बड़े से प्राणी का दिमाग बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। विक्टर अब उसे बोलना सिखाता है। सबसे पहले वह उसे एक नाम देता है। अपने सामने वह कहता है, मैं विक्टर हूँ। फ्रैंकनस्टीन भी वैसे ही बोलता है, लेकिन अपनी डरावनी आवाज में, मैं विक्टर हूँ। हर गुजरते दिन के साथ विक्टर उसे एक सामान्य इंसान की जिंदगी सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर एक चीज भूल गया था कि उसके दिमाग में फ्रैंकनस्टीन एक बच्चा है और उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करना होगा। कुछ दिन बीतते हैं। विलियम अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ विक्टर से मिलने आता है, और जब वह आता है तो विक्टर डर जाता है क्योंकि विक्टर ने एलिजाबेथ के चाचा को मार दिया था। विक्टर अब एलिजाबेथ से नहीं मिलता है, लेकिन एलिजाबेथ को तहखाने से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह वहां जाती है तो उसकी मुलाकात फ्रैंकनस्टीन से होती है। उसे देखकर वह बहुत हैरान होती है और वह विक्टर की सफलता से खुश होती है। फ्रैंकनस्टीन की तरफ देखकर वह कहती है, तुम बहुत बड़े हो। और यहाँ फ्रैंकनस्टीन उससे उसका नाम पूछता है और एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है। एलिजाबेथ भी फ्रैंकनस्टीन को चीजें सिखाने की कोशिश करती है। वह उसे 3 नाम बताती है, पानी, हवा और आग। जब विक्टर ध्यान देता है कि फ्रैंकनस्टीन उसकी सिखाई हुई बातें नहीं समझ रहा है, लेकिन वह एलिजाबेथ की सिखाई हुई बातें समझ रहा है क्योंकि वह बच्चों के स्तर पर आकर उसे समझा रही है, तो उसे थोड़ी जलन महसूस होने लगती है। इसी गुस्से में वह अपने भाई विलियम के पास जाता है और उसे कहता है, तुम एलिजाबेथ को तुरंत यहाँ से ले जाओ। मैंने जो प्राणी बनाया है वह बहुत खतरनाक है। इसने एलिजाबेथ के चाचा को भी मार डाला है। वह विलियम को एलिजाबेथ के चाचा की लाश भी दिखाता है और कहता है, अगर तुम्हें अपनी और अपनी पत्नी की जान प्यारी है तो आज ही यहाँ से चले जाओ और मैं भी अपने इस प्राणी को खत्म कर दूंगा। विलियम विक्टर की बात सुनकर एलिजाबेथ को यहाँ से बाहर ले जाता है और जैसे ही वे जाते हैं विक्टर भी पूरे महल में पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरा महल धमाके से उड़िए जाता है और विक्टर भी बाहर जा गिरता है। उसकी टांग इतनी बुरी तरह से टूट गई थी कि वह पूरी तरह से टूट गई
और बस कुछ घावों के साथ उसके शरीर के पीछे से मुश्किल से जुदी हुई थी। विक्टर की हालत देखकर विलियम परेशान होता है और उसे भी अपने और एलिजाबेथ के साथ शहर ले जाता है, जिसके बाद दृश्य यहीं खत्म हो जाता है और फिल्म फिर से वर्तमान में आ जाती है। वर्तमान में हमें दिखाया गया था कि फ्रैंकनस्टीन पानी से सुरक्षित बाहर आ गया था और अब अपना बदला लेने के लिए वह जहाज के अंदर चला गया था और उसने जहाज के कुछ हिस्सों में आग भी लगाना शुरू कर दिया था। अब कप्तान खुद फ्रैंकनस्टीन के सामने जाता है और उससे पूछता है, क्या यह सच है जो तुम्हारे पिता ने बताया है? क्या तुम सच में इतने खतरनाक हो कि तुम इंसान मारते हो? फ्रैंकनस्टीन कहता है, नहीं, यह आधा सच है। मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। हाँ, मैं यह जरूर मानता हूँ कि मैं विक्टर से नाराज हूँ। उसने मेरे साथ जो किया, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। उसने मुझे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मैं तहखाने के रास्ते से बाहर निकला। वह रास्ता जंगलों की तरफ जाता था। वह कहता है, विक्टर ने कभी सोचा भी नहीं कि मैं उस समय एक बच्चा था। उस दुनिया में मैं कैसे जिया हूँगा। मुश्किलों के बावजूद जानवर तक मुझसे डर कर भाग जाते थे। मैं बहुत अकेला था। जंगल में अगर कुछ शिकारी उसे देखते तो तुरंत उस पर हमला कर देते, क्योंकि वे उसे शैतान समझते थे। ऐसे ही एक बार फिर कुछ शिकारी उसे देखते हैं। वह उनसे बच नहीं पाता है। शिकारी उसे गोली मारते हैं। जान बचाकर वह यहाँ से भागता है और एक घर में आता है। वह उसमें छिप जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके सारे जख्म ठीक हो गए हैं। फ्रैंकनस्टीन यह सब हैरानी में बता रहा था। वह कहता है, मैंने उस घर में फिर से देखा। उस घर में बहुत प्यार था। प्यार देखकर मुझे भी एहसास हुआ कि मेरा भी ऐसा परिवार होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे मैं बात कर सकूं। फ्रैंकनस्टीन देखता था कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती को कुछ सिखाया करता था। वह छिपकर सब कुछ समझता था, उनकी भाषा सुनता था, सीखता था, उनके व्यवहार को नोट करता था। फ्रैंकनस्टीन के दिल में भी यह इच्छा होती है कि वह भी इस परिवार का हिस्सा बने। वह देखता था कि कैसे परिवार के लोग अपने अपने काम पर जाते हैं और घर की जरूरतें पूरी करते हैं। उसने भी घर की जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। कभी कभी वह जंगल से लकड़ियों का गट्ठा लाकर उनके पास रख देता था। कभी कभी वह हिरण का शिकार करके उन्हें खिलाता था। इस परिवार को हैरानी होती है कि कौन उनकी मदद कर रहा है। तभी दादाजी कहते हैं कि शायद भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। खैर, कुछ समय बीतता है और यह परिवार घर छोड़कर शहर जाने का फैसला करता है, लेकिन उनके दादाजी यहीं रुक जाते हैं। पता चलता है कि दादाजी देख नहीं सकते थे, लेकिन सुन सकते थे और वह हमेशा जानते थे कि फ्रैंकनस्टीन उनके घर में रहता है। वह फ्रैंकनस्टीन को एक इंसान ही मानते थे और यह भी जानते थे कि हमेशा फ्रैंकनस्टीन उनकी मदद करता था। परिवार के चले जाने के बाद फ्रैंकनस्टीन उनके सामने आता है और बूढ़े आदमी उसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जब तक वे फ्रैंकनस्टीन के साथ रहते हैं, वे उसे इंसान की तरह जीना सिखाते हैं, उसे पढ़ना सिखाते हैं और उसे इंसान के सारे काम करना सिखाते हैं। एक दिन फ्रैंकनस्टीन सब कुछ सीख जाता है और अपने घर जाता है और दादाजी उससे बात करते हैं। वह उससे पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो? फ्रैंकनस्टीन चौंक जाता है क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था। दादाजी उसे समझाते हैं कि तुम्हें वह जगह जरूर याद होगी जहाँ तुम पिछली बार थे। फ्रैंकनस्टीन कहता है, हाँ, मुझे वह जगह याद है, मैं वहाँ जा सकता हूँ। दादाजी उसे समझाते हैं कि तुम वहाँ जाओ और तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में पता चलेगा। उनकी बात सुनकर फ्रैंकनस्टीन उसी लैब में आता है जहाँ विक्टर ने उसे बनाया था। यहाँ उसे विक्टर के प्रयोग के बारे में पता चलता है और यह जानकर वह हैरान होता है कि वह पैदा नहीं हुआ था बल्कि बनाया गया था। और वह यहाँ से विक्टर का पता निकाल लेता है और वह सोचता है कि वह विक्टर के पास जाएगा और उससे अनुरोध करेगा कि वह उसके जैसा ही एक और प्राणी बनाए जिसके साथ वह इस दुनिया में रह सके और जीवित रह सके। अपने बारे में जानने के बाद वह तुरंत दादाजी को खुशखबरी बताने के लिए जाता है, लेकिन वह वहाँ क्या देखता है कि भेदियों ने दादाजी पर हमला कर दिया और दादाजी उसी हालत में थे। यह देखकर वह टूट जाता है। वह दादाजी से कहता है कि तुम मेरे अकेले साथी हो इस दुनिया में। उनकी बातचीत के दौरान बूढ़े आदमी के बेटे यहाँ आ जाते हैं जो फ्रैंकनस्टीन को राक्षस मानते हैं और उसे गोली मार देते हैं। उनसे बचने के लिए फ्रैंकनस्टीन भागकर बाहर आ जाता है और ये आदमी उसे इतना गोली मारते हैं कि वह आखिरकार गिर जाता है। उन्हें लगा कि वह मर गया, लेकिन वह अगले दिन जाग जाता है। उसे फिर से होश आ जाता है, लेकिन अब दादाजी भी वहाँ नहीं थे। उनके बेटे उन्हें ले गए थे। फ्रैंकनस्टीन जानता था कि उसे क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना था। उसने विक्टर का पता पहले ही निकाल लिया था। जब वह विक्टर के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि विक्टर और उसका भाई विलियम एक पार्टी कर रहे हैं। उसे गुस्सा आता है कि वह इस दर्द में जी रहा है और विक्टर एक आलीशान
जिंदगी जी रहा है। इसी गुस्से में वह विक्टर पर हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्टर भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारे जैसा भयानक प्राणी बनाया। मुझे पछतावा है जिस दिन से मैंने एक राक्षस बनाया। फ्रैंकनस्टीन कहता है कि मैं राक्षस नहीं हूँ, लेकिन विक्टर उसकी नहीं सुनता और हमला करता है। लेकिन तभी एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और फ्रैंकनस्टीन की गोली खा लेती है। फ्रैंकनस्टीन एक बार फिर टूट जाता है क्योंकि दादाजी और एलिजाबेथ जो उसे एक इंसान मानते थे अब उसकी वजह से खत्म हो गए। वह एलिजाबेथ को पार्टी से बाहर ले जाता है। अपनी पत्नी की मौत की वजह से विलियम भी सदमे में था। वह विक्टर से कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि विक्टर उससे माफी मांगता रहा, लेकिन फिर भी विलियम उसे उसके घर ले जाता है। विक्टर को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी वजह से उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। वह फ्रैंकनस्टीन को ढूंढने जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मुझे ढूंढना। वह चला जाता है और सालों बीत जाते हैं। सालों तक विक्टर भी फ्रैंकनस्टीन को बहुत सी चीजों से फॉलो करता रहा जिससे वह फ्रैंकनस्टीन को मार सके। एक दिन फ्रैंकनस्टीन उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए क्या है? तो मुझे मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें मारूंगा। विक्टर उसके हाथ में एक डायनामाइट पकड़ता है जिसकी वजह से फ्रैंकनस्टीन फट जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है और फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद फिर फ्रैंकनस्टीन विक्टर को मारने लगता है, लेकिन विक्टर कैप्टन के सिपाही बुला लेता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्ट में बताया गया था। प्रेजेंट में फ्रैंकनस्टीन ही कैप्टन और विक्टर को ये कहानी सुना रहा था। वो विक्टर से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, बस मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मेरा जैसा एक और बना दो जिसके सहारे में जिंदगी गुजार सकूं। ये सुनकर विक्टर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ्रैंकनस्टीन से माफी मांगता है और वो फ्रैंकनस्टीन से कहता है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जिसे मैंने खुद बनाया था। विक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वह मरने वाला था। वो फ्रैंकनस्टीन से कहता है कि तुम्हें जीना होगा मेरी जगह पर और तुम्हें मुझे माफ भी करना होगा। और फिर फ्रैंकनस्टीन भी उसे माफ कर देता है और उन दोनों की ये एंडिंग देखकर शिप के सभी लोग रोने लगते हैं। आखिर फ्रैंकनस्टीन शिप से उतर जाता है और उनकी वो शिप बर्फ से निकाल कर देता है और समुद्र में छोड़ देता है। सभी लोग इस तरह आजाद हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकनस्टीन की वजह से। इसके बाद सभी लोग जाते हुए फ्रैंकनस्टीन को बाय बाय करते हैं, लेकिन फ्रैंकनस्टीन इंसानों को अपने से दूर जाता देख उदास होता है। पर अब उसने ये सोच रखा था कि इसके बाद की जिंदगी वो अकेले ही गुजारेगा और इस तरह उसे दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलना ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए।